चलिए आज की चर्चा एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। हम सजीव और निर्जीव में आखिर फर्क करते कैसे हैं? जैसे सड़क पर कोई कुत्ता दौड़ रहा है या पार्क में कोई गाय घास खा रही है। हाँ, वो देखकर तो कोई भी कह देगा कि ये जिंदा है। बिल्कुल, 1 सेकंड में पता चल जाता है। पर सिचुएशन थोड़ी बदलते हैं। मान लीजिए वही कुत्ता सो रहा है या कोई इंसान गहरी नींद में है, तब हम शायद सांस लेते देखेंगे। सही है, पर पौधों का क्या, जिनकी पत्तियां हरी नहीं है या सर्दियों में पत्ते झड़ गए हैं, उनमें तो वो भी नहीं दिखता। ये सही पॉइंट है। मतलब हम जीवन को किसी ना किसी तरह की हरकत, किसी गति से जोड़ते हैं, पर ये जो दिखने वाली हरकतें हैं, जैसे हिलना या बढ़ना, ये पूरी कहानी तो नहीं बताती। और यहीं पर असली राज छिपा है। असल खेल हमारी आंखों के सामने नहीं बल्कि आणविक स्तर पर हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर। मॉलिक्यूलर लेवल पर, हाँ, इसे आप जीवन की एक अदृश्य गुनगुनाहट समझ सकते हैं। एक ऐसी हलचल जो हमारी कोशिकाओं के अंदर हर पल, हर सेकंड होती रहती है। यही वो चीज है जो हमारे शरीर के मेंटेनेंस का काम करती है। और इसका सबसे अजीब उदाहरण शायद वायरस है। ओह बिल्कुल। ये तो बायोलॉजिस्ट्स के बीच हमेशा बहस का मुद्दा रहता है कि वो असल में जिंदा हैं भी या नहीं। हाँ, क्योंकि वायरस एक जासूस की तरह है। जब वो किसी जीवित कोशिका के बाहर होता है तो वो एक बेजान धूल के कण जैसा है, कोई हरकत नहीं। लेकिन जैसे ही वो कोशिका के अंदर पहुंचता है, वो उस कोशिका की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और अपनी आणविक गतियां शुरू कर देता है। वो बस मेजबान कोशिका के अंदर ही जिंदा होने का नाटक करता है। तो चलिए आज इसी अदृश्य दुनिया की गहराई में उतरते हैं। आज हम एक रोटी के निवाले का सफर देखेंगे। अच्छा आइडिया है। कैसे वो मुंह में जाने से लेकर हमारे शरीर की हर कोशिका तक पहुंचकर उसे दौड़ाने की ताकत बनता है। और इस सफर के हर मोड़ पर हम एक जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस को समझेंगे। बहुत बढ़िया। तो इस सफर की शुरुआत के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे शरीर में एक 24/7 चलने वाली मेंटेनेंस टीम है। 24 घंटे। हाँ, ये टीम तब भी काम करती है जब हम सो रहे होते हैं या कुछ भी नहीं कर रहे होते। इसी टीम के सारे कामों को मिलाकर हम जैव प्रक्रम कहते हैं। और किसी भी मेंटेनेंस टीम को काम करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है एनर्जी, ऊर्जा। बिल्कुल। और ये एनर्जी हमें बाहर से मिलती है, खाने के रूप में। और इसी खाने से एनर्जी हासिल करने की पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण यानी न्यूट्रिशन। और धरती पर हर जीव एक ही तरह से पोषण नहीं लेता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मोटे तौर पर 2 टीमें हैं। पहली टीम है स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉप्स की। स्व मतलब खुद, तो ये वो हुए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। हाँ, ये अपने सोलार पावर्ड किचन में काम करते हैं, जैसे सारे हरे पौधे और कुछ बैक्टीरिया। वो बस हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से पानी और सूरज से रोशनी लेते हैं और बस उनका भोजन तैयार। और दूसरी टीम है विषमपोषी यानी हेट्रोट्रॉफ्स की, जिसमें हम सब आते हैं। हम इंसान, जानवर, फंगस, हम सब ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। और हम जो जटिल खाना खाते हैं उसे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं, उसे तोड़कर सरल बनाना पड़ता है। इसके लिए हमारा शरीर कुछ खास आणविक कैंचियों का इस्तेमाल करता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। तो चलें पहले पहली टीम के किचन में, मतलब पौधों के पास। हाँ, चलिए देखते हैं कि ये जादू, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं, होता कैसे है। फोटोसिंथेसिस, ये नाम तो हम सबने स्कूल से सुना है। ये वो प्रोसेस है जिसमें पौधे सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट मतलब एक तरह की शुगर में बदल देते हैं। हाँ, यही उनका खाना है, यही उनकी एनर्जी है। तो ये होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप? इसमें 3 मुख्य घटनाएं होती हैं। पहला, पत्तियों में एक चीज होती है क्लोरोफिल। हाँ, ये वही है जो पत्तियों को हरा रंग देता है ना? बिल्कुल। ये क्लोरोफिल एक सोलर पैनल की तरह सूरज की रोशनी को सोखता है। दूसरा, इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है। ओके। और इसी केमिकल एनर्जी से पानी के मॉलिक्यूल मतलब अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाते हैं। और तीसरे स्टेप में इसी केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में बदल दिया जाता है। और अगर पौधे को वो एनर्जी तुरंत नहीं चाहिए तो वो इस कार्बोहाइड्रेट को मंड यानी स्टार्च के रूप में स्टोर कर लेता है। जैसे हम अपनी एक्स्ट्रा कमाई बैंक में जमा कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही ये स्टार्च पौधे की एनर्जी सेविंग्स है।
हमारे शरीर में यही काम ग्लाइकोजन करता है। और इस पूरे काम का हेडक्वार्टर पत्तियां होती है। हाँ, और गैसों का लेन देन मतलब CO2 अंदर लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये पत्ती की सतह पर मौजूद हजारों छोटे छोटे छेदों से होता है, जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। और ये छेद हमेशा खुले नहीं रहते होंगे? नहीं, ये ऑटोमेटिक दरवाजों की तरह काम करते हैं। ऑटोमेटिक दरवाजे? वो कैसे? इन छेदों के दोनों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं। जब पौधे को CO2 चाहिए होती है और पानी भी भरपूर होता है, तो ये गार्ड सेल्स पानी से भरकर फूल जाते हैं और दरवाजा मतलब रंध्र खुल जाता है। और अगर पानी की कमी हो तो ये गार्ड सेल्स सिकुड़कर दरवाजे को बंद कर लेते हैं ताकि कीमती पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। वाह, ये तो हुई पौधों की बात। अब आते हैं अपनी टीम पर, मतलब विषम पोशियों पर। यहाँ तो खाने के तरीके में बहुत वैरायटी है। हाँ, अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव से लेकर हम इंसानों तक। अमीबा का उदाहरण बड़ा मजेदार है। उसका तो कोई मुंह ही नहीं होता। नहीं, जब उसे खाना दिखता है तो वो अपने शरीर को ही एक हाथ की तरह बढ़ाकर भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है और फिर उसे एक खाने की थैली मतलब फूड वैक्यूम में बंद कर लेता है। हाँ, और उसी थैली के अंदर वो अपनी आणविक कैंचियां यानी एंजाइम छोड़ता है, जो खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और अब अगर हम अपनी बात करें तो हमारा सिस्टम तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। बहुत ज्यादा। हमारे पास एक पूरी प्रोसेसिंग पाइपलाइन है जिसे आहार नाल कहते हैं, जो मुंह से शुरू होती है। तो चलिए उस रोटी के निवाले का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहले वो मुंह में आया, दांत उसे पीसकर छोटा करते हैं और तभी लार ग्रंथियों से लार निकलती है। और लार में भी एक एंजाइम होता है ना? हाँ, लार एमाइलेज। ये पहली आणविक कैंची है। यह रोटी में मौजूद स्टार्च को सरल शुगर में तोड़ना शुरू कर देती है। तभी तो कहते हैं कि रोटी को ज्यादा देर चबाओ तो वो मीठी लगने लगती है। बिल्कुल, क्योंकि पाचन का काम मुंह में ही शुरू हो चुका है। मुंह के बाद भोजन एक पाइप से होता हुआ हमारे पेट यानी आमाशय में पहुंचता है। यहाँ तो माहौल काफी अलग होता होगा। हाँ, यहाँ आमाशय की दीवारों से 3 चीजें निकलती हैं। एक प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम पेप्सिन, दूसरा श्लेष्मा यानी म्यूकस, और तीसरा एक मिनट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो वही है जो स्टील तक को गला सकता है। तो हमारा पेट वो खुद को कैसे नहीं पचा लेता? बहुत अच्छा सवाल है, और प्रकृति ने इसका भी इंतजाम किया है। यहीं पर म्यूकस यानी श्लेष्मा का रोल आता है। वो क्या करता है? ये पेट की अंदरूनी दीवारों पर एक मोटी चिकनी परत बना लेता है, एक तरह की सुरक्षा ढाल जो उसे उस खतरनाक एसिड से बचाती है। अच्छा, तो एसिड सिर्फ खाने पे काम करता है, पेट पर नहीं? सही समझे। कमाल है। तो पेट में प्रोटीन का पाचन शुरू होने के बाद निवाला आगे बढ़ता है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत्र में। सुना है कि असली एक्शन यही होता है। बिल्कुल, ये हमारी पाचन पाइपलाइन का सबसे लंबा और सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ खाने को पूरी तरह पचाने के लिए 2 और अंगों से मदद आती है, लिवर और पैंक्रियाज। और ये क्या मदद करते हैं? लिवर से आता है पित्त रस यानी बाइल जूस। इसका एक काम है पेट से आए एसिडिक खाने को अल्कलाइन बनाना, और दूसरा सबसे जरूरी काम है फैट को पचाने में मदद करना। फैट को? हाँ, आप इसे ऐसे समझिए जैसे चिकनाई वाले बर्तन को धोने के लिए साबुन की जरूरत होती है। बाइल जूस फैट की बड़ी बड़ी बूंदों को साबुन की तरह ही छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देता है। अच्छा, ताकि एंजाइम उन पर आसानी से काम कर सकें। एकदम सही। फिर पैंक्रियाज से एक पाचक जूस आता है जिसमें प्रोटीन और फैट को पचाने वाले और भी शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। तो इस पूरी टीम वर्क के बाद क्या होता है? इसके अंत तक रोटी का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, प्रोटीन अमीनो एसिड में, और घी या तेल वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में टूट चुके होते हैं। मतलब निवाला अपने सबसे सरल रूप में आ चुका है। हाँ, अब वो सोखने के लिए तैयार है। ठीक है, खाना पच लिया, लेकिन इसे शरीर के बाकी हिस्सों तक कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए छोटी आंत का डिजाइन लाजवाब है। अंदर से ये एक सपाट पाइप नहीं होती। इसमें लाखों छोटी छोटी उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम या विलाई कहते हैं। उंगलियों जैसे उभार? हाँ, आप एक तौलिए की सतह की कल्पना कीजिए। तौलिए की सतह, ओके। उस पर जो रेशे होते हैं, उनकी वजह से पानी सोखने के लिए बहुत ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाता है। ठीक वैसे ही इन विलाई की वजह से पचे हुए भोजन को सोखने के लिए सतह का क्षेत्रफल कई गुना बढ़ जाता है। और ये पोषक तत्व फिर खून में चले जाते हैं? हाँ,
इन उंगलियों में खून की नसें होती हैं जो सारे पोषक तत्वों को सोखकर शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में डाल देती हैं। और जो खाना नहीं पचता वो बड़ी आंत में चला जाता है। वहाँ उसका मुख्य काम है बचे हुए पानी को सोखना, एक तरह का वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। और फिर बाकी वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर। ठीक है, तो हमने पाचन के जरिए पेट्रोल मतलब ग्लूकोज बना लिया और उसे खून में भी पहुंचा दिया। लेकिन गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल डालने से तो वो चलती नहीं, उसे इंजन में जलाकर ऊर्जा बनानी पड़ती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। तो हमारे शरीर का वो इंजन कौन सा है और वो इस पेट्रोल को कैसे जलाता है? वो इंजन है हमारी हर एक कोशिका के अंदर, और उस पेट्रोल को जलाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं श्वसन यानी रेस्पिरेशन। और इसका मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है खाने से एनर्जी रिलीज करना। तो ये होता कैसे है? खून के जरिए ग्लूकोज हर कोशिका तक पहुंचता है। कोशिका के अंदर पहला स्टेप सबके लिए कॉमन है। 6 कार्बन वाला ग्लूकोज 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में टूट जाता है। और इसके बाद 3 अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि ऑक्सीजन है या नहीं। 3 रास्ते कौन कौन से? पहला रास्ता है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, जैसे यीस्ट में होता है। इसमें पाइरूवेट से इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ी सी एनर्जी बनती है। शराब बनाने की प्रक्रिया इसी पर आधारित है। अच्छा, तो ये वो प्रोसेस है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता हमारी अपनी मांसपेशियों में होता है। जब हम अचानक बहुत तेज दौड़ते हैं या भारी वजन उठाते हैं, तब मांसपेशियों को जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मिल नहीं पाती। हाँ, सांस फूलने लगती है। उस ऑक्सीजन की कमी में पाइरूवेट लैक्टिक एसिड और एनर्जी में बदल जाता है। अच्छा, तो जब हम कई महीनों बाद जिम जाते हैं और अगले दिन चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, तो उसका जिम्मेदार यही लैक्टिक एसिड है। बिल्कुल, यही लैक्टिक एसिड मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द की वजह बनता है। और तीसरा रास्ता? तीसरा और सबसे अहम रास्ता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये हमारी कोशिकाओं के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें पाइरूवेट पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, शरीर उसे कैसे इस्तेमाल करता है? ये एनर्जी तुरंत एटीपी नाम के छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में स्टोर कर ली जाती है। एटीपी को कोशिका की एनर्जी करेंसी भी कह सकते हैं। जब भी कोशिका को कोई काम करना होता है, वो एक एटीपी का पैकेट खर्च कर देती है। तो इस सबसे जरूरी तीसरे रास्ते के लिए हमें लगातार ऑक्सीजन चाहिए, और वो हमें मिलती है हमारे फेफड़ों से। हाँ, जब हम सांस लेते हैं तो हवा नाक से होते हुए फेफड़ों में पहुंचती है, जहां सांस की नली हजारों छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं अंत में गुब्बारे जैसी लाखों संरचनाओं में खत्म होती हैं, जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहते हैं। ओके। और मजे की बात यह है कि अगर हम एक इंसान की सारी कूपिकाओं को खोलकर बिछा दें तो ये करीब 80 वर्ग मीटर की जगह घेर लेंगी। 80 वर्ग मीटर? सच में? मतलब एक छोटे 1 BHK फ्लैट के बराबर? ये सब हमारे फेफड़ों के अंदर पैक्ड है ना कमाल की इंजीनियरिंग। यही विशाल सतह गैसों के लेन देन के लिए होती है। यहीं पर खून हवा से ताज़ा ऑक्सीजन उठाता है और अपनी लाई हुई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। और इस ऑक्सीजन को शरीर की हर कोशिका तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो काम एक डिलीवरी ट्रक करता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो हमने खाना पचाकर ग्लूकोज बना लिया, सांस लेकर ऑक्सीजन भी ले ली। अब इन दोनों को शरीर की हर एक कोशिका तक पहुंचाने के लिए एक सुपर हाईवे की जरूरत पड़ेगी। और ये हमें हमारे तीसरे प्रमुख जैव प्रक्रम पर लाता है, वहन या ट्रांसपोर्टेशन। इंसानों में ये सुपर हाईवे है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र, और इस पूरे सिस्टम का सेंट्रल पंप है हमारा दिल। हाँ, हमारा हृदय जो 4 चेंबर्स में बटा होता है। और ये बंटवारा बहुत जरूरी है ताकि ऑक्सीजन वाला साफ खून और कार्बन डाइऑक्साइड वाला गंदा खून आपस में मिल न जाए। बिल्कुल, इसी डिजाइन की वजह से हमारे शरीर में दोहरा परिसंचरण यानी डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन? हाँ, इसका मतलब है कि खून का एक पूरा चक्कर लगाने में वो दिल से 2 बार गुजरता है। 2 बार? वो कैसे? देखिए, पहले शरीर का सारा गंदा खून दिल में आता है। दिल उसे पंप करके फेफड़ों में भेजता है साफ होने के लिए। वहां वो ऑक्सीजन ले लेता है? हाँ, CO2 छोड़कर ऑक्सीजन भर लेता है। फिर ये साफ खून वापस दिल में आता है और दूसरी बार दिल इस ऑक्सीजन भरे खून को पूरे जोर से पंप करके शरीर की हर कोशिका तक भेजता है। समझ गया। ये एक बेहद कुशल प्रणाली है। बहुत ज्यादा। कमाल है। ये तो हुई हमारी बात। पौधों में ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? उनके पास तो ना दिल है ना खून। पौधों के पास अपना खुद का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें 2 तरह के पाइप होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम?
हाँ, जाइलम एक वाटर पाइप की तरह है जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को खींचकर पत्तियों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम? फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है। वो पत्तियों में बने खाने यानी शुगर को पौधे के उन सभी हिस्सों तक पहुंचाता है जिन्हें एनर्जी की जरूरत है। लेकिन उनका सिस्टम हमारे मुकाबले काफी धीमा होता होगा। हाँ, काफी धीमा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो हमारी तरह भाग दौड़ नहीं करते हैं। उनकी एनर्जी की जरूरतें बहुत कम है। उन्हें धीरे धीरे काम करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने देखा कि कैसे एक रोटी का निवाला पोषण, श्वसन और परिवहन की एक जटिल लेकिन अद्भुत यात्रा से गुजरकर हमें जिंदा रखता है। चाहे वो एक छोटा सा अमीबा हो, एक विशाल पेड़ हो या हम खुद हों, हर स्तर पर एक बेहतरीन व्यवस्था काम कर रही है। बिल्कुल, ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर ही उस नाजुक संतुलन को बनाए रखती हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। ये सब सुनकर वाकई हैरानी होती है कि सिस्टम कितने कौशल है। पर यह मुझे एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। कैसा सवाल? हमने कहा कि पौधों का सिस्टम धीमा है क्योंकि उनकी ज़रूरतें कम है, जो उनकी दक्षता को दिखाता है। पर क्या किसी भी जैविक प्रणाली में हमेशा दक्षता मतलब एफिशिएंसी ही एकमात्र लक्ष्य होता है? ये गहरा सवाल है। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रकृति में लचीलेपन और अलग-अलग परिस्थितियों में ढलने की क्षमता के लिए कभी-कभी थोड़ी बहुत अक्षमताओं को भी बनाए रखा जाता है। शायद हर चीज का 100% कुशल होना ही हमेशा सबसे अच्छा रास्ता ना हो। शायद कभी कभी थोड़ा कम कुशल होना ही जिंदा रहने की सबसे बड़ी गारंटी हो। बिल्कुल।